हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बसंत कुमार आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। और आप लोगों ने जो मैंने पहले वीडियो डाला है एग्ज़ाम की दृष्टि से डाला था, क्लास 10 की बेसिस से, जो कि एनसीईआरटी बुक से था, और आप लोगों ने बहुत पसंद किया। और फिर से मैं एक नए वीडियो लेकर के आया हूं, और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी बुक से ही रहेंगे, ठीक है। और हम लोग बात करेंगे शुरू से, जो कि एनसीईआरटी बुक का जो है सिलेबस वो एनसीईआरटी बुक से ही रिलेटेड रहेंगे। और इसमें हम लोग बात करेंगे वास्तविक संख्याएं, और जो भी मेरा जो भी अब वीडियो आएगा वो सीरियल वाइज आएगा। इसमें सीरियल वाइज आप लोग देख सकते हैं जो भी आप वीडियो देखें, ठीक है। तो आज हम लोग पहले चैप्टर लेकर के आए हैं मैथमेटिक्स क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक से, ठीक है। इसमें हम लोग जो हम लोग बात करने वाला है पहला टॉपिक वो है हमारा वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथम। ये यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथम क्या है कि ये जो एक धनात्मक पूर्णांक a और किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल कितना हो, r प्राप्त हो, और b क्या हो, b से छोटा हो, यानी कि कम हो, b से कम हो, ठीक है। वो क्या कहलाती हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाती हैं। यानी एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात कर लें, थोड़ा समझ लें, तो जैसे कि मान लीजिए हमारा क्या कह रहा है, धनात्मक पूर्णांक a और किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक a है, और धनात्मक पूर्णांक b, दोनों क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक हमारा नहीं है। और साथ ही साथ अगर इसको विभाजित करेंगे a से b को, ठीक है, a को b से विभाजित करेंगे, यानी कोई भी संख्या मान लो हम लोग यहाँ पे रखते हैं, मान लो 2 रखते हैं और यहाँ पे 3 रखते हैं, तो क्या कह रहा है, दोनों संख्याएं क्या है, दोनों संख्याएं पॉजिटिव है। यानी ये कहने का मतलब कि कोई भी संख्याएं धनात्मक होनी चाहिए, और b संख्याएं ये भी क्या होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, ठीक है। और शेष क्या हो, जो हमारा शेषफल हो, r प्राप्त हो। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो कितना जाएगा, 2 1 बार में डिवाइड जाएगा, कितना बचेगा, एक शेषफल। यानी कि यहाँ पे हम लोग जो भी संख्याएं लेंगे तो क्या आएगा, हमारा r आएगा, ठीक है। r हमारा क्या आएगा, यहाँ पे शेषफल आएगा। यानी इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। और क्या होना चाहिए, ये b से छोटा हो। तो जो हमारा ये b है, ये b से क्या है, ये r हमारा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम लोग समझ गए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। दूसरे टॉपिक की ओर समझते हैं, दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यानी कि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b, जिस तरह से हम लोगों ने समझा था 2 धनात्मक पूर्णांक इसमें a और b था पहले वाले में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, इसमें भी प्रमेयिका में भी a और b क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। और ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है, जहाँ a बराबर क्या होता है, bq प्लस r, यहाँ की 0 इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 और ग्रेटर इक्वल r हो, और ग्रेटर देन b है। समझ में आया, यानी कि ऐसा हमारा होना चाहिए। अर्थात यानी कि इसको क्या कहते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। ये इस तरह से है, जैसे मान लीजिए ये हमारा 3 दे रहा है यूक्लिड विभाजन की, मान लीजिए 24 दे दिया है और 16 दे दिया है, ठीक है। या तो कुछ और भी हम लोग देख लेते हैं, दूसरी संख्या भी ले सकते हैं। पहले हम लोग इसको सोल्व करके देखते हैं। ये कितना दिया है, 16 दिया है, तो 16 से क्या करेंगे, 24 में हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, डिवाइड करेंगे तो 1 बार में जाएगा कितना, 16। फिर इसको ये कितना आ जाएगा, 24 से 16 गया, यानी 4 से 6 गया, इसका कैरी लेंगे 14 हो जाएगा, 14 से 6 गया 8, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे, पहले इतना को पहले समझ लेते हैं हम लोग। यानी कि क्या कह रहा है, ये जो हमारा कह रहा है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये जो हमारा है, ये हमारा कितना है, यहाँ पे बचा 8, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये जो हमारा है यहाँ पे भाज्य है, ये भाज्य है, ये हमारा क्या है, ये हमारा
भागफल है, ये हमारा क्या है, शेषफल है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा भाजक है। ठीक है। जब भी हमको कभी अगर जांच करना हो कि इतना बराबर इतना दिया है कि नहीं दिया है, तो हम लोग जांच बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये हमारा भाज्य कितना है, भाज्य हमारा कितना दिया है 24, यानी 24 इक्वल कितना होगा 24। यहाँ पे हमारा किसके रूप में आ जाएगा, तो अभी हम लोग अभी फॉर्मूला देखे हैं, क्या होता है, भाज्य बराबर भागफल गुना भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यानी कि भाजक हमारा भाज्य कितना है, तो भाज्य हमारा अभी हम लोगों ने देखा 24 है, और इसका हमारा भाजक कितना है, तो हमारा भाजक है 16, हमारा भाग कितना है, भाग हमारा 1 है, और शेष कितना है 8 है। यानी कि अगर 24 इतना बराबर इतना आ जाता है, ठीक है, यानी कि 16 एकम 16 और प्लस 8, यानी कि ये क्या है 16 प्लस 8 कितना हो गया 24, यानी दोनों साइड क्या है इक्वल है। यानी कि ये हमारा जो है क्या होता है, यानी कि भाज्य बराबर ये फॉर्मूला हमारा हो जाता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल हो जाता है। ठीक है, इस तरह से ये जो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है कुछ इसी तरह से काम करती हैं। अगर कोई भी अगर यूक्लिड विभाजन के आते हैं मैथ, ठीक है, तो आप इस तरह से बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। बाकी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन जैसे ही हमें मिलेगा, ठीक है, एनसीईआरटी बुक से, तो हम लोग क्या करेंगे उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, इसकी परिभाषाएं देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि आखिर ये होता कैसे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला जो हमारा पॉइंट है, कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, इन दो धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं हमारा क्या है, धनात्मक पूर्णांक ही है, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी है। ठीक है, एचसीएफ इसका कितना है, ए बी है, गुना एलसीएम कितना है, ए बी है, तो एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ गुना एलसीएम कितना होगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ए गुना बी। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। यानी इस तरह से हमारा कोई क्वेश्चन दे देता है कि मान लीजिए एलसीएम दे देता है, ठीक है, एलसीएम देता है ए बी और एचसीएफ भी दे देता है ए बी। ठीक है, तो दोनों का गुणनफल जो हमारा होगा क्या होगा, तो एलसीएम, चूंकि हम लोग एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर में हम लोग चैप्टर 1 में या 2 में देखेंगे वास्तविक संख्याएं में ही कि एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा ए बी और एचसीएफ जो हमारा क्या हो जाएगा ए बी। ठीक है, तो देखेंगे अगर मान लीजिए एलसीएम निकालना हो या एचसीएफ निकालना हो, तो दोनों का हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि एलसीएम गुना एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा ए बी हो जाएगा। चूँकि दोनों में क्या हो रहा है, मिल रहा है, जो निकलता है वो हम ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा ए आ रहा है, ए निकल रहा है, दोनों को मिला करके इसमें क्या हो रहा है, बी निकल रहा है, यानी कि एलसीएम गुना एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा एचसीएफ का ए बी, एलसीएम का ए बी। ठीक है, तो एलसीएम गुना एचसीएफ यानी दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए गुना बी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे समझते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलाकर वास्तविक संख्याएं बनती है। ठीक है, इस तथ्य को हम लोग याद रखेंगे, इस तथ्य को भी हम लोग याद रखेंगे कि दो अगर धनात्मक पूर्णांक दिया है एचसीएफ और एलसीएम, तो इसको भी हम लोग समझ लेंगे कि एलसीएम एचसीएफ दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई दोनों का ए भी हमारा मान निकल जाता है। दोनों संख्याएं जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, और प्लस में क्या कैसा होना चाहिए, तो दोनों संख्याएं ये आपस में दोनों संख्याएं सेम होनी चाहिए। अगर एलसीएम में भी सेम हो और एचसीएफ में भी सेम हो, तो हमारी जो संख्याएं होगी दोनों के क्या हो जाएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं मिलकर क्या बनाती हैं, वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है, ये एक संख्या एस अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम परिमेय संख्या पढ़ लेते हैं और अपरिमेय संख्या भी पढ़ेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या क्या कहलाती है कि परिमेय संख्या वैसी संख्याएं होती हैं जो P बटा Q के रूप में
लिखते हैं, ठीक है। यानी पी बटा क्यू के रूप में होती हैं संख्याएं। यानी कि मान लीजिए कोई भी हम लोग संख्या लेते हैं 1 2 3 4, यानी कि ये हमारी जो संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 ये क्या होती हैं, ये प्रकृत संख्याएं होती है। जो संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं वो भी क्या होती हैं, 0 को भी इंक्लूड कर लेते हैं हम लोग। तो जो हमारी 0 संख्याएं स्टार्ट होती हैं, 0 की संख्याएं और जो हमारी प्रकृत संख्याएं होती है दोनों को मिलाकर क्या होती हैं, कोई भी संख्याएं इस तरह से हो और वो क्या संख्याएं साथ ही साथ क्या हो जाए पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो जो भी संख्याएं यहाँ क्या है, हर एक संख्या के नीचे क्या होता है, एक छुपा ही होता है। तो कोई भी संख्या अगर हम लोग ले लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पी बटा क्यू के रूप में। यानी कि पी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कोई भी संख्या अगर 5 बटा 1 ले लें, ठीक है, क्यू बराबर 1 हो जाएगा। पी बराबर 4 लेंगे तो क्यू बराबर 1 हो जाएगा। पी बराबर 3 लेंगे तो क्यू बराबर 1 हो जाएगा। पी बराबर 2 लेंगे तो क्यू बराबर 1 हो जाएगा। पी बराबर 0 लेंगे तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि इसी संख्या को अगर हम लोग ले लें तो क्या दिया है 0 बटा 1, यानी कि ये क्या है, ऊपर वाला पी है नीचे वाला क्यू है। यानी कि हमारा जो परिभाषा है परिमेय संख्या का वो कहता है कि वैसी संख्याएं जो पी बटा क्यू के रूप में लिख सके हम लोग, साथ ही साथ ये हमारा जो क्यू बराबर हो, क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हमारा क्या है, क्यू बराबर 1 है, यहाँ क्यू बराबर 0 होता है तो वो संख्या क्या होती है, हमारी अपरिमेय संख्याएं होती, ठीक है। तो हम लोग परिमेय संख्या को समझ लिए कि परिमेय संख्या क्या संख्याएं होती हैं जो पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहाँ क्यू बराबर क्या हो, क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्यू बराबर कोई भी संख्याएं आ जाए 1 2 3 4, ठीक है, साथ ही साथ 0 नहीं होना चाहिए। अगर यही संख्याएं अगर ऐसे हो जाए 1 बटा 0 तो ये संख्याएं क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे और साथ ही साथ इसके आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हम लोग तो अपरिमेय संख्या देख लेंगे थोड़ा सा। तो एक संख्या एस अपरिमेय संख्या कहलाती है। एस अपरिमेय संख्या कब कहलाएगी, यदि पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, यानी पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके वो संख्या क्या कहलाती है, वो अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। तो हम लोगों ने समझा कि परिमेय एक परिमेय संख्या एस अपरिमेय संख्या कहलाती है, कब कहलाती है, जो पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके। और वहीं परिमेय संख्या क्या होती है, जो पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, ठीक है। तो दोनों संख्याएं क्या होती है, दोनों संख्याएं हमें समझ लेना है ताकि ये संख्याएं क्या होता है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। ये बार बार संख्याएं पूछती एग्जाम में पूछते रहा है, तो हम लोग इसको भी समझ लेंगे कि परिमेय संख्याएं फिर होती कौन सी संख्याएं परिमेय होती, कौन सी संख्याएं अपरिमेय होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं, अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट क्या है ये हम समझ लिए हैं, यानी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो एक परिमेय संख्या, हम कोई भी संख्या ले लें परिमेय संख्या, जैसे कि परिमेय संख्या अगर बोले हम लोग बात किए परिमेय संख्याएं जो पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, ठीक है, जैसे कि 2 3 4, और साथ ही साथ अपरिमेय संख्या जैसे कि मान लीजिए रूट में हो कोई भी संख्याएं, ठीक है, जिसका सिर्फ वर्ग नहीं निकल, मतलब कि वर्ग अगर निकल जाएगा, ठीक है, तो वो संख्याएं क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगी। जैसे कि रूट 4 है, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो ये संख्याएं क्या होंगी, हमारी परिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है। तो ये हमारे 4 नहीं होना चाहिए, 4 के बदले 3 हो जाए, ठीक है, 3 हो जाए, 2 हो जाए, रूट 5 हो जाए, तो ये सब संख्याएं क्या होती हैं, ये संख्या अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा परिमेय संख्या हो जाए और ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाए, ठीक है। तो इसको समझना है, एक परिमेय संख्या ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, और एक अपरिमेय संख्या ये हमारा कैसा हो गया, अपरिमेय संख्या। और इन दोनों संख्याओं का योग या अंतर, ठीक है, या तो इसको योग करें या इसको अंतर करें, ये दोनों क्या होता है, दोनों संख्याओं को अगर जोड़ेंगे, परिमेय अपरिमेय जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमारा अपरिमेय होगा, ठीक है। और परिमेय और अपरिमेय हम लोग अगर घटाते हैं तो फिर भी हमारा क्या होगा, अपरिमेय होगा, ठीक है। इसको हम लोग समझ लेंगे कि परिमेय और अपरिमेय दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 + √3 हो जाएगा। और ये जो संख्याएं होंगी हमारी कैसी संख्याएं होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है। ये संख्याएं कैसी संख्याएं हो जाएंगी, हमारी अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। और साथ ही साथ अगर ये तो जोड़ में, अगर ये तो योग में दे दिया यानी जोड़ में दे दिया, अगर ये माइनस में भी होता है, मतलब कि ऋणात्मक भी अगर दिया है हमारी संख्या यहाँ पे,
तो ठीक है, तो हमारी ये परिमेय संख्या घटाव अपरिमेय संख्या, यानी कि परिमेय घटाव अपरिमेय जो संख्याएं होती है वो क्या होती है, वो परिमेय संख्या होती है। यानी इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन दे देता है कभी, ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय, यानी परिमेय घटाव अपरिमेय क्या होता है, तो अपरिमेय होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हमें संख्याएं दे दे परिमेय और प्लस अपरिमेय, यानी कि एक बार जोड़ में या घटाव में कोई भी संख्याएं दे, परिमेय अपरिमेय अगर होता है तो जोड़ में या घटाव में तो वो संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय होती है, ठीक है। तो ये हम समझ लिए कि अपरिमेय और परिमेय जोड़ने से या परिमेय और अपरिमेय घटाने के बाद जो संख्याएं होती है वो संख्याएं अपरिमेय संख्या में प्राप्त होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक शून्येतर परिमेय संख्या इसको समझते हैं अब। कह रहा है एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल सदैव क्या होता है, अपरिमेय होता है, ठीक है। अभी हम लोगों ने समझा कि परिमेय जोड़ या घटाव अपरिमेय जो संख्याएं होती हैं अपरिमेय होती हैं। वह इसी तरह से एक शून्येतर परिमेय संख्या माने कोई भी संख्या हो अगर वो क्या हो, परिमेय हो, ठीक है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा 3 दिया हो, ठीक है, और गुना √3 दिया हो, ठीक है, तो ये क्या है हमारी, ये हमारी परिमेय संख्या है। अगुना ये क्या है, संख्या हमारी अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलके क्या होती हैं, अपरिमेय होती हैं। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि परिमेय अपरिमेय यानी जोड़ में घटाव में तो अपरिमेय, उसी तरह से परिमेय और अपरिमेय अगर गुना में रहता है अपरिमेय होता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए 5 दे दे, माने 5 क्या है, ये हमारी परिमेय संख्या है, और भागा √3 दे दे, √3 क्या है, अपरिमेय है, ठीक है। यानी कि परिमेय भागा अपरिमेय मिलके क्या हो जाएगा, तो अपरिमेय ही होगा, ठीक है। यानी कि परिमेय गुना अपरिमेय क्या होता है, अपरिमेय होता है। परिमेय भागा अपरिमेय यानी परिमेय भागा अपरिमेय क्या होता है, अपरिमेय होता है, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने समझ लिया है कि परिमेय और अपरिमेय अगर किसी भी स्थिति में अगर रहता है, परिमेय अपरिमेय अगर जोड़ में रहेगा तो जोड़ परिमेय और अपरिमेय जोड़ में भी रहेगा तो हमारा अपरिमेय ही निकलता है। परिमेय घटाव अपरिमेय अगर माइनस में रहता है तो पर भी हमारा क्या निकलता है, अपरिमेय निकलता है। अगर हमारा परिमेय गुना अपरिमेय, ठीक है, तो हमारा क्या निकलेगा, अपरिमेय ही निकलेगा। परिमेय भागा अपरिमेय रहेगा तो पर भी हमारा क्या निकलेगा, अपरिमेय निकलेगा, ठीक है। ये संख्या आगे पीछे भी हो सकती हैं। अगर आगे पीछे रहती है, मान लीजिए परिमेय पहले रहता है अपरिमेय बाद में, चाहे अपरिमेय पहले रहता है परिमेय बाद में, फिर भी संख्याएं क्या होंगी, हमारी अपरिमेय ही कहलाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा पॉइंट है, कह रहा है कोई भी वास्तविक संख्याएं जिसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है, एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकती है जिसका हर कितना होना चाहिए, 10। यानी कोई भी संख्याएं हो, मान लीजिए 3 दे दिया है, वास्तविक संख्या हमारा दे दिया 3, मान लीजिए वास्तविक संख्या हमारा 3 दे दिया है और नीचे हमारा कितना दे दिया है, 10। यानी कि यही संख्या कह रहा है क्योंकि वास्तविक संख्या इसका दशमलव प्रसार शांत है, एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त की जा सकती है जिसका हर कितना हो, 10। ये ठीक है। तो ऊपर वाला क्या होता है, अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है, हर। तो हमारा हर यहाँ पे क्या दे रहा है, 10, ठीक है। हर का कोई घात है, ये जो हमारा हर है अगर ये घात के रूप में है, 10 का घात जितना भी दे दे, चाहे 10 का घात 1 दे दे, 10 का घात 2 दे दे, 10 का घात 3 दे दे, 10 का घात 4 दे दे, ठीक है, 10 का घात हो अगर वो, साथ ही 10 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड के बारे में मैं बता दूं आप लोगों को थोड़ा सा,
मान लीजिए हर कितना है हमारा 10, ठीक है। तो 10 हमारा क्या है, 10 का अगर हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो किससे जाता है, गुणनखंड किससे हो जाएगा, 2 और 5, यानी 10 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 और 5, यानी कि दोनों संख्याएं क्या हैं, ये भी संख्याएं हमारी अभाज्य है और ये भी हमारी संख्याएं अभाज्य है, ठीक है। अभाज्य वाले वीडियो में मैंने बताया है, ठीक है। पहले जो मैं एग्जाम की दृष्टि से मैंने क्वेश्चन वीडियो बनाया था उसे मैंने डील किया है, उसमें आप लोग चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। अभाज्य के बारे में बढ़िया से बताया है, ठीक है, और उसमें आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। फिर भी मैं आपको थोड़े हिंट दे देता हूँ। अभाज्य संख्याएं क्या, कौन सी संख्याएं जो होती हैं वो संख्याएं अभाज्य होती हैं, ठीक है। तो वैसी संख्या जो 1 से, जो केवल 1 से और खुद से विभाज्य हो, विभाज्य मतलब कट जाए, विभाज्य हो, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो वो संख्या, ये जो 2 है वो हमारा किससे कटेगा, 2 हमारा किससे कटेगा, 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। 5 भी हमारा किससे कटेगा, 1 से कटेगा, खुद से कटेगा। यानी कि सिंपल तरीका से, अगर सिंपल से हम लोग बात करें तो जिसकी गुणनखंड सिर्फ 2 ही हो, 2 से ज़्यादा नहीं हो, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य कहलाती हैं, ठीक है। इसका गुणनखंड कितना है, ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड, यानी कहने का मतलब ये किससे किससे कटता है, 2 1 से और खुद से, 5 1 से और खुद से, यानी कि ये संख्याएं क्या कहलाएंगे, हमारी अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे अगर बात करें तो 2 अभाज्य और 5 अभाज्य, ठीक है। यानी कि ये हमारा क्या कह रहा है कि 10 के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 5 हों, ठीक है। यहाँ पे 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड, 10 का क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 है, ठीक है। तो इसीलिए यह वास्तविक संख्या p/q के रूप में एक ऐसी परिमेय संख्या है जहाँ q एक अभाज्य गुणनखंड है, यानी 2 का पावर n और 5 का पावर n के रूप का व्यक्त हो और n और m कोई ऋणात्मक पूर्णांक हो, ठीक है। इस तरह से हम लोग समझ लिए, ठीक है, इन संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्या हम लोग समझ लिए, ठीक है, और अंश और हर के बारे में भी समझ लिए। साथ ही साथ कैसे इसको हम शांत और अशांत करते हैं, थोड़ा सा इसके भी जिक्र कर लें। यानी कि ये क्वेश्चन, ये जो हमारा है, ये कह रहा है वास्तविक संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, यानी कि अगर हर के रूप में 2 के फॉर्म में, ठीक है, हर के रूप में 5 के फॉर्म में, या हर इसके 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का हो। यानी कहने का मतलब कि जो भी संख्याएं हैं हमारी, नीचे वाला जो हमारा हर है वो 2 का पावर कितना भी चला जाए, 5 का पावर कितना भी चल जाए, ठीक है, या 2 का पावर 5 या 5 का पावर 2 का पावर चाहे जितना भी चल जाए, 5 का पावर चाहे जितना भी चल जाए, यानी 1/, चाहे 2/, या 3/, मतलब हमारा जो अंश है कोई भी संख्याएं हो, ठीक है, ये संख्या हमारी क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, तो हमारा 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप में होना चाहिए। तो हमारी संख्याएं क्या होंगी, शांत होंगी, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग लेकर के चाहे तो समझ सकते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए 3/7 ले लेते हैं, ठीक है। तो 3/7 जो संख्याएं हैं वो संख्याएं कैसी होंगी, 3/7, यानी कि ये हमारे कैसी संख्या हैं, तो अगर 7 से इसको हम लोग भाग करेंगे तो ये संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं कटेंगी नहीं, ठीक है, ये संख्याएं बढ़ती जाएंगी, ठीक है। लेकिन यही संख्याएं ऊपर हमारा 3 दिया है और नीचे हमारा क्या दिया है, 2 के फॉर्म में दिया है, तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, 2 से संख्याएं कट जाएंगी। या 3/5 दिया है तो ये भी संख्याएं क्या हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी, ये भी संख्याएं क्या होंगी, शांत होगी, और 3/5 भी हमारी संख्याएं क्या होगी, शांत होंगी।